हेलो बच्चों, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हमने उसका पहला एक पॉइंट था अक्षीय स्थिति, जो हमने कल पढ़ लिया था। आज के लिए हमारा क्या है टॉपिक है, उसका दूसरा भाग जो है निरक्षीय स्थिति, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानेंगे कि निरक्षीय स्थिति होता क्या है। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब यह होता है कि जो द्विध्रुव के अक्ष में न हो, क्या हो, जो द्विध्रुव के अक्ष में न हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव के ठीक लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु के ठीक लंबवत एक बिंदु लिया गया है P, जहां पर हमको इस द्विध्रुव के कारण निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया, वहां हमने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब हम यह देखेंगे कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E=KQ/R²। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना होगा कि R² मतलब कि R जो होगा वह +Q या -Q दोनों से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक। यहाँ यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है दोनों में, तो जो दोनों का यह कोण होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। आधार भी दोनों का क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, L है। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा कि AP इसमें कोण है, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इक्वल टू कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, यानी OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। हम जानते हैं AP का तो मान हमको निकालना है, AP का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का मान क्या है, OP का मान है R का स्क्वायर प्लस AO का मान क्या है L का स्क्वायर हो जाएगा। या केवल AP इक्वल टू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा R² प्लस L², यानी कि इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में R² प्लस L² होगी। ठीक है, और जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी भी होगी। खैर, हमें ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो AP है इसके साथ ही हम एक और भी इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि हम रखें, हम रख देंगे कि AP बराबर होगा किसके, BP के। दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दो समकोण त्रिभुज हैं और दोनों समकोण त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने दूरी निकाल लिया। दूरी या तो हम आप ये भी रख करके निकाल सकते हैं इतना, या तो क्यों हम ये भी रख करके निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है क्या होगा, यह जो मान, तो अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ से हमारी जो है +Q से जो दूरी होगा वही क्या होगा, -Q से भी दूरी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब आपको देखना होगा कि बिंदु P पर +Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो +Q के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ और -Q की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, इसको यहाँ हम लिख देते हैं R² प्लस L², यहाँ हो जाएगा E -Q के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यह दोनों का हम घटक निकालेंगे। क्यों घटक निकालेंगे, क्योंकि यह एक दूसरे दिशा में है या एक दूसरे दिशा में है। तो इसके हम दो घटक तोड़ेंगे। कौन से घटक तोड़ेंगे, दो घटक तोड़ेंगे। तो दोनों घटक, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज घटक। कौन कौन से घटक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। तो आप देखेंगे कि जो क्षैतिज घटक होगा वह ऐसे होगा, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसके लिए तो अब जब यहाँ हमने माना कि यहाँ थीटा कोण है, तो यहाँ भी थीटा कोण होगा और यह भी थीटा कोण बनेगा। इसके बाद भी ये भी क्या होगा, अगर हम थीटा कोण लें, ये भी थीटा कोण लें। तो आप जानते हैं, आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि जो मूलतः कोण होता है उसकी तरफ हम लेते हैं
और उसके बाहर वाले में क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वह होगा ई प्लस क्यू कास थीटा, और ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वो क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है। उसी प्रकार माइनस क्यू का जो परिणामी होगा वह होगा ई माइनस क्यू कास थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो आप यह देखेंगे कि यह दोनों एक नीचे की तरफ है और एक क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, आपस में निरस्त कर जाएंगे। लेकिन और यह दोनों का जो परिणामी होगा वह क्या होगा, एक दिशा में चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो परिणामी यदि ई हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू क्यू कॉस थीटा के योगफल के बराबर होगी। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, के क्यू अपान आर स्क्वायर। के क्यू अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार हम निकालेंगे किसके द्वारा, माइनस क्यू के द्वारा। माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इक्वल टू के क्यू अपान दोनों का मान एक ही है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में का होल स्क्वायर। ठीक है। यह क्या हो गया हमारा, प्लस क्यू और माइनस क्यू का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, हम कहें कि यदि बिंदु P पर यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको यहां समझाया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ई इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमको ई प्लस क्यू का मान और ई माइनस क्यू का मान, दोनों का मान हमें ज्ञात है, हम यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ई प्लस क्यू का मान है के क्यू अपान, अब जब देखो एक चीज और यहाँ आप समझेंगे, यहाँ क्या है, अंडर रूट है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब ये आर स्क्वायर के रूप में है, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, आर स्क्वायर, या पूरा टोटली आप मान चाहे तो रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या आप अकेले रखें उसमें भी कोई नहीं, आप रख देंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। इंटू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू का विमान क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये दो क्या है, कॉमन है, दोनों समान है तो कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। ठीक है। अब हमें क्या करना है,
कि हमें cos थीटा का मान निकालना होगा। तो cos थीटा का मान निकालने के लिए हम अगर त्रिभुज यहाँ देखेंगे आप कि त्रिभुज ओ पी ओ बी में यहाँ कोण है थीटा, तो यह कोण है तो यह लंब होगा, यह क्या होगा, कोण होगा। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है यल ए एल अपान के एल। तो यह कास का प्रयोग होता है, साइन कास टेन। तो कास का निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, आधार बटे। तो में कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, में कॉस थीटा इक्वल टू अगर निकालें हम तो आ जाएगा हमारा आधार बटे कण। आधार इसका क्या है, यल, और कण क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान आ गया। हम यहाँ चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, रख देंगे। तो हमारा मान क्या हो जाएगा कि के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l अपान कास थीटा का मान है 2l अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l अपान, तो जो यह अंडर रूट में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2 हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ एक घात है, यहाँ पर आधा घात है, तो यह हो जाएगा हमारा क्या कि क्यू इंटू 2l अपान टोटल ये कई बार हम लिखते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2, क्योंकि आप जानते हैं 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो होगा 3/2 हो गया। अब हम कहेंगे कि यदि जो है, यदि यल का मान आर की अपेक्षा क्या हो, बहुत कम हो, यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो तो उस स्थिति में यल स्क्वायर का भी मान आर स्क्वायर की अपेक्षा क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उस स्थिति में हम यल को क्या मान लेंगे, तो यल को नगण्य मान ले पर, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, जब एल को नगण्य मान लेंगे तो के इसको लिखते रहे 2ql अपान, यल को जब नगण्य मान लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा के 2ql अपान आर क्यू। चूंकि आप जानते हैं कि 2ql इक्वल टू होता है p, 2ql इक्वल टू क्या होता है p, यह द्विध्रुव आघूर्ण से है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि kp अपान आर क्यू, यह परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमारा प्राप्त हो गया। अक्षीय स्थिति में हमने पहले निकाल लिया था पहले के जो है क्लास में, आज हमने निकाला है जो है निरक्षीय स्थिति के बारे में। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वह द्विध्रुव की किसी निरक्ष में, मतलब उसके अक्ष में न होकर के उससे कहीं दूर होता है। हमने यहाँ इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो है लंबवत दूरी पर हमने एक आर बिंदु पी लिया है, वहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ज्ञात करना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में ना आए तो फिर एक बार कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।